एक अच्छा 10 की क्लास में सन 2022 का अनुसार हल कराना शुरू किया गया था आपका। कल पहले सेट के 10 सवाल हुए थे। 11वें सवाल से देखते हैं आज। जैसा कि पता होगा कि अब 1 से 20 नंबर तक आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। उनमें से जो विकल्प सही होता है उसे OMR शीट में गोला करना होता है, और गोला जो करना होता है वो काले डार्ट पेन से करना होता है। गोला ऐसे करते हैं कि जो आप रेखांकित यानी गोला में जो छायांकित करें वो गोला के ना बाहर जाए ना गोला छूटे। 11वां सवाल है आपका, कह रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² प्लस 5x प्लस 8 बराबर 0 होना चाहिए के मूल है। बहुपद लिखा है इसलिए 0 ना भी लिखें तब भी चलेगा। के मूल है तो अल्फा प्लस बीटा होगा। ए ऑप्शन है 5, बी -5, सी है 8 और डी है -8। देखिए यहां पर हमने पहले लिखाया था कि मूलों का योगफल पूछ रहा है। एक मूल अल्फा है और दूसरा बीटा है, तो मूलों का योगफल पूछ रहा है। तो पहले इसकी तुलना कर दें ax² प्लस bx प्लस c से। अगर द्विघात बहुपद कहता तो इसके बराबर 0 करेंगे तो बराबर 0 से तुलना कर देंगे। a बराबर यहां से आपको प्राप्त हो जाएगा 1, b बराबर 5 और c बराबर 8। मूलों का योगफल हमने लिखवाया था। मूलों या इसी को कहते हैं शून्यक का योगफल। अब मूल अल्फा बीटा है तो योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान a। तो माइनस और b का मान आपका है 5 बटे a का मान है 1, तो हो जाएगा -5। विकल्प आपका जो b है वो सही है। तो इसमें 11वें प्रश्न में 4 विकल्प होंगे इस तरह OMR शीट में, A, B, C और D। तो जहां पर आपके B विकल्प सही है, B विकल्प पर गोला करेंगे। ऐसे गोला ऐसे किया जाता है कि ना ये आप छायांकित कर रहे हैं गोला के ना बाहर जाए और ना गोला छूटे। इस तरीके से आपको छायांकित करना है। तो इसका B विकल्प सही था। अब इसके बाद हम आते हैं 12वें प्रश्न में। 12वां प्रश्न कह रहा है रेखा 2x - 3y बराबर 1 और x प्लस 3y बराबर 5 एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी। दो रेखाएं दी हैं, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। ये पूछ रहा है कि दोनों रेखाएं दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ए विकल्प है आपका x बराबर 1 और y बराबर 2। बी विकल्प है आपका x बराबर 2, y बराबर -1। सी विकल्प है आपका x बराबर 2, y बराबर 1। डी विकल्प है आपका x बराबर -2, y बराबर 1। देखिए पहले विधि है कि इन दोनों समीकरणों को हल करके x y के मान निकालें। जो x y के मान होंगे वह इनके प्रतिच्छेद बिंदु होंगे। दूसरी विधि ये है कि हम ना हल करना चाहें तो इन विकल्पों को इसमें रख के देख लें, जो संतुष्ट करे वही हल होगा। ए विकल्प पहले रख के देखो, x की जगह 1 और y की जगह 2, तो 2 गुणते 1 -3 गुणते 2 बराबर 1। तो 2 - 6 बराबर 1, तो यहां से आया -4 बराबर 1। तो -4 1 के बराबर है क्या, यानी ये विकल्प तो गलत है। अब x बराबर 2 रखो इसमें, 2 गुणते 2 -3 गुणते y का मान -1 बराबर 1। किसी रेखा में रख के देख लो, इसमें चाहे इसमें। तो 4 प्लस 3 बराबर 1, 4 3 7 होता है ना कि 1। ये भी विकल्प आपका गलत है।
अब x बराबर 2 और y बराबर 1 रखेंगे, तो 2 गुणते x की जगह रखिए 2 माइनस 3 गुणते y की जगह रखिए 1 बराबर 1। इसमें रख रहे हैं और चाहे इसमें रख लेते अपना, तो इसमें बराबर 5 आता, तो 4 माइनस 3 बराबर 1, 4 माइनस 3 बराबर 1, 1 बराबर 1, यानी आपका सी विकल्प ही सही है। डी आप विकल्प रख के देखेंगे तो ये भी संतुष्ट नहीं करेगा इसको। डी विकल्प में x बराबर -2 है और y बराबर 1 है, रखिए उसमें 2 गुणते -2 माइनस 3 गुणते 1 बराबर 1, 2 गुणते -2 -4 हो गया, -3 बराबर 1, तो -7 बराबर 1, -7 1 के बराबर नहीं है, इसलिए आपका ये भी विकल्प सही नहीं है, यानी विकल्प सी सही है अगर विकल्प रख के हल करते तो, नहीं तो हमें ऐसे हल कर लेना चाहिए। कि 2x माइनस 3y बराबर दिया है 1, इसको समीकरण 1 डालें, x प्लस 3y बराबर 5, ये हो गया समीकरण आपका 2। आपको समीकरण रैखिक समीकरण पढ़ाए गए हैं, वो 3 विधियों से हल करने को बताए गए हैं आपको, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। तो अगर कह दे कि इस विधि से हल करो तो जिस विधि का नाम लेगा उससे हल करना पड़ेगा, नहीं तो अपना हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। विलोपन विधि में क्या किया जाता है, x या y के गुणांक देखे जाते हैं बराबर है कि नहीं, अगर बराबर हैं और चिन्ह उनका समान है तो समीकरणों को घटाएंगे, चिन्ह विपरीत है तो समीकरणों को जोड़ेंगे, और यदि बराबर नहीं है तो बराबर कर लेते हैं, या तो x का गुणांक या तो y का गुणांक। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि y के गुणांक बराबर है और चिन्ह विपरीत है, यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर, तो 3y माइनस का 3y प्लस का कट जाएगा, 2x प्लस x 3x बराबर 1 धन 5 6, तो x बराबर 6/3, x बराबर 3 दूनी 6, x का मान 2 निकल आया। अब x का ये मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में, और y का मान निकाल लो, जैसे कि हम आ जाए समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 में क्या है, 2x माइनस 3y बराबर है 1, तो 2 गुणते x का मान 2 माइनस 3y बराबर 1, 2 दूनी 4 माइनस 3y बराबर 1, तो माइनस 3y बराबर 1 माइनस 4, इधर प्लस का 4 है उधर माइनस का 4 हो जाएगा, तो माइनस 3y बराबर आ गया 1 माइनस 4 माइनस 3, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो y बराबर आपका आ गया 3/3, तो y बराबर 3/3, y बराबर 1, x बराबर 2 और y बराबर 1, यही विकल्प आपका सही था। अब आते हैं हम 13वें क्वेश्चन पर। देखिए 13वां क्वेश्चन है, कहता है दिए गए चित्र में, एक चित्र दिया है वो हम बना रहे हैं, क्या चित्र दिया है, डी समांतर, दिए गए चित्र में डी समांतर है बीसी, तो कह रहा है x का मान होगा, x का मान होगा, और विकल्प दिए है a 6 सेंटीमीटर, बी विकल्प दिए है आपका 7 सेंटीमीटर, सी विकल्प दिए है आपका 3 सेंटीमीटर, और डी विकल्प दिए है 4 सेंटीमीटर। ए बी सी त्रिभुज है, यहां पर रेखा डी है, ये x है, देखिए यहां चित्र में आपका f लिखा है, लेकिन सवाल के हिसाब से यहां पर e होना चाहिए, तो आपको यहां पर जो f लिखा है उसे e कर लेना है। ये 4 है, ये 3 है और ये 2 है। कहता है दिए गए चित्र में D समांतर है BC के, D जो है वो समांतर है BC के,
तो यक्स का मान ज्ञात करना। तो देखिए इसके लिए आपको अगर थेल्स की प्रमेय आती है तो उन्होंने एक कथन दिया था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, तो इस भुजा के समांतर रेखा खींची गई है, तो वह अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह उसे समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यह थेल्स की प्रमेय का कथन था। 1 या 2 नंबर का प्रश्न सीधे सीधे आ जाता है, थेल्स की प्रमेय का कथन लिखिए। और लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कहता है थेल्स की प्रमेय का कथन लिखिए तथा उसे सत्यापित भी कीजिए। आप सत्यापित तो कर लेते हैं लेकिन आप कथन नहीं लिख पाते हैं तो नंबर कट जाएगा, क्योंकि अगर वो 6 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें लिखा रहता है 2 + 4 = 6, यानी 2 नंबर का तो कथन लिखना है और 4 में उसको सिद्ध करना है। तो यहां पर हमें तुरंत पता चल गया, क्योंकि थेल्स की प्रमेय का कथन हमें पता था। थेल्स ने बताया था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो रेखाओं को, इस रेखा को छोड़कर 2 रेखाएं जो बची, अन्य 2 रेखाओं को जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक इस बिंदु पर, वह उसे समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो लिखेंगे थेल्स की प्रमेय के अनुसार, थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से। थेल्स की प्रमेय क्यों लग गई? चूंकि डी समांतर है बीसी के, और उन्होंने यही बताया था कि यदि किसी त्रिभुज की भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह उसे समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इसका मतलब यह होगा कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। AD का मान है x बटे DB का मान है 3, AE का मान है 4 बटे EC का मान है 2, वहां पर दिया हुआ है। x बटे 3 बराबर 2 का भाग 2, 4 में 2 आएगा, ये भाग में गुणा में जाएगा, x बराबर 3 दूनी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहां पर ए विकल्प सही है। तो विकल्प पर चिन्ह लगाने से कुछ नहीं होगा, ना कॉपी में इसको हल करना है, आपको अलग से जो शीट मिलती है तो प्रश्न नंबर 1 से 20 तक का हल उसमें ही देना है। कॉपी में आप 1 से 20 नंबर तक का हल देंगे, एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है। तो OMR शीट पर 13वें प्रश्न के सामने 4 विकल्प लिखे होंगे ABCD, तो उस पर सही गलत का चिन्ह नहीं लगाना, उस पर गोला करना है, और गोला ऐसे करना है कि जो आप छायांकित करें वो ना गोले के बाहर निकले ना गोले के अंदर कोई भाग छूटे। क्यों? कि यदि कोई उसको एग्जामिनर चेक करता, व्यक्ति चेक करता, तो सोच लेता कि ये सही है, ए को इसने सही किया है। जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे OMR शीट में होंगे, वो कंप्यूटर द्वारा चेक किए जाते हैं, और ऐसे गोलों को कंप्यूटर लेता ही नहीं है जिनमें गोला छूट गया है या गोले के बाहर तुमने निकाल दिया है, तो उसमें कुछ फिर होने वाला नहीं है। इसलिए आपको बहुत सावधानी पूर्वक गोला छायांकित करना होता है। चौदहवां प्रश्न कह रहा है आपका कि यदि 2 sin 2 थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान होगा, तो थीटा का मान होगा। फिर 4 विकल्प दिए, ए विकल्प 90 अंश, बी विकल्प 30 अंश, सी विकल्प 45 अंश और डी विकल्प आपका दिए 60 अंश। चलिए हल करते हैं इसको। दो sin 2 थीटा बराबर है √3, 2 इधर ये का m में गुणा में, तो उधर का m जाएगा भाग में, तो sin 2 थीटा बराबर आ जाएगा √3/2। तो sin 2 थीटा बराबर साइन में किसका मान, इधर साइन है तो साइन में देखेंगे किसका मान √3/2, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। तो साइन यहां पर आपने कर दिया 60। जो आप गलती करेंगे वह विकल्प अवश्य ही दिया होगा। यहां से 2 थीटा बराबर 60 आया आपका, उसने थीटा का मान पूछा था, आपने 60 सही कर दिया तो गलत है। थीटा बराबर निकालना है, इधर 2 गुणा में भाग में जाएगा, 60/2, तो थीटा बराबर आपका आ गया 30 अंश। बी विकल्प सही है, इसलिए आपको बी विकल्प में इस प्रश्न के गोला करना होगा।
15वां प्रश्न है, कह रहा है यदि ए कामा बी कामा सी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी के पद हैं, समांतर श्रेणी के पद हैं, तब 4 विकल्प दिया है यहां पर। ए विकल्प है बी माइनस ए बराबर सी प्लस ए, बी विकल्प है आपका बी प्लस ए बराबर सी प्लस ए, सी विकल्प है 2b बराबर सी प्लस ए, डी विकल्प है b बराबर c प्लस 2a। तो इसका रिजल्ट तो हमें पहले से पता होना चाहिए अगर हमने समांतर श्रेणी पढ़ी है तो। नहीं 2b बराबर a प्लस सी होता है इसका रिजल्ट, नहीं पता है तो कैसे आया वो देख लीजिए। चूंकि a कामा b कामा c इन AP, AP का मतलब समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी को संक्षेप में AP से प्रदर्शित किया जाता है, गुणोत्तर श्रेणी को संक्षेप में GP से और हरात्मक श्रेणी को संक्षेप में HP से प्रदर्शित किया जाता है। ये इनके अंग्रेजी के नाम से लिए गए पहले। जैसे समांतर श्रेणी की अंग्रेजी होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या कुछ किताबों में लिखी मिलेगी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। गुणोत्तर श्रेणी की अंग्रेजी होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, तो वहां से GP लिया गया। हरात्मक श्रेणी की होती है हार्मोनिकल प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन माने होता है श्रेणी, तो सब में PP आता है इसलिए। अब चूंकि A कामा B कामा C इन AP, तो AP की शर्त हमने बताई थी, AP की शर्त कंडीशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमने बताया था कि यदि T2 माइनस T1 का मान T3 माइनस T2 के मान के बराबर होगा तो वो पद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में होंगे। यहां पर T1 क्या है, पहला पद, टर्म माने होता है पद, वहीं से T लिया गया। T2 है दूसरा पद, T3 है तीसरा पद, तो ये है आपका T1, ये है T2, ये है T3। रखिए यहां पर T2 का मान कितना है B, माइनस T1 का मान A, T3 का मान C, माइनस T2 का मान B। तो अगर ऐसा कोई विकल्प दिया होता तो उसे सही कर देते, तो ऐसा कोई नहीं दिया तो B इधर ले आओ, तो B प्लस B बराबर, इधर आप देखेंगे ये है माइनस का था तो उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा A प्लस C, B प्लस B 2B हो गया बराबर A प्लस C। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि इसका विकल्प नंबर C सही है। देखिए 16वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। देखिए हर अंसार में या कोई गेस्ट पेपर हो कुछ ना कुछ गलती है, लेकिन अग्रवाल जो अंसार है उसमें थोड़ा कम गलती है। सबसे कम गलती जो है जिस अंसार में है वो HM अंसार है, लेकिन वो यहाँ पर मिलता नहीं, तो इसलिए दूसरे से अच्छा यही है कि आप अग्रवाल अंसार ही खरीदें। उसमें भी लेकिन कई गलतियां हैं, जैसे अभी तक देखा एक था, अभी 2-3 अभी इसी सेट में 2-3 चीजें गलत मिलेंगी। 16वां क्वेश्चन है, कह रहा है बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी, की मूल बिंदु से दूरी होगी। मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। ए ऑप्शन में कहा है 8, बी जो विकल्प है उसमें कहा है 2√7, सी विकल्प में कहा है 12 और डी विकल्प में कहा है 10। -6,8 से -6,8 की मूल बिंदु से दूरी पूछी है। तो देखिए हल इसका क्या है, -6,8 और मूल बिंदु का मतलब 0,0 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। तो देखिए x1 y1 है, ये x2 y2 है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर या
अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कल इसी सूत्र से एक सवाल और लगा था, ये दूसरा सवाल है जो इसी सूत्र से लग रहा है और दोनों ही एक ही सेट में है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान है 0 माइनस x1 का मान है -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान 8 का होल स्क्वायर। 0 धन 6 6 का स्क्वायर, 0 माइनस 8 माइनस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 धन माइनस 8 का स्क्वायर 64। 64 और 36 100 होगा, 100 का वर्गमूल 10 होगा, 100 का वर्गमूल तो प्लस माइनस 10 होगा, लेकिन दूरी ऋणात्मक होती नहीं है इसलिए ऋण चिन्ह नहीं लिया जाएगा। तो 10 डी विकल्प में है, डी विकल्प सही होगा। तो इस पर गोला करना होगा। 17वें प्रश्न में कह रहा है दिए गए चित्र में थीटा का मान ज्ञात करो, और यहां कहीं पर थीटा दिया नहीं है। चित्र कुछ ऐसा बनाया है, उसको समझेंगे अभी कि उचित चित्र क्या होना चाहिए। यहां पर C लिखा है और यहां पर 30 अंश दिया है, यहां पर B लिखा है और यहां पर A लिखा है, यहां पर √3 लिखा है। तो कह रहा है दिए गए चित्र में थीटा का मान ज्ञात कीजिए। थीटा यहां पर कहीं दिया नहीं है, देखेंगे अभी थीटा कहां जरूरत पड़ेगी। A बराबर है, A है 60 अंश, B है 45 अंश, C है 30 अंश, D है 90 अंश। तो थीटा का मान यह तो यहां पर होना चाहिए कि A का मान क्या होगा। जहां पर थीटा उसने दिया है कि निम्न चित्र में थीटा का मान ज्ञात करो, तो या तो उसको देना चाहिए निम्न चित्र में A का मान ज्ञात करो, क्योंकि दो कोण यहां पर हमें ज्ञात दिखाई पड़ रहे हैं। कोण C 30 है, कोण B कितने का है 90 अंश का है। तो चित्र में ऐसा कहना चाहिए कि निम्न चित्र में A का मान ज्ञात करो, या चित्र में यहां पर लिख देता थीटा, तब कह सकते थे हम निम्न चित्र में थीटा का मान ज्ञात करो। तो त्रिभुज ABC में आ जाएंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। 90 और 30 रख देंगे B और C का मान, 90 प्लस 30 हो गया 120। तो कोण A बराबर 180 माइनस 120 60 अंश। तो आपका A विकल्प फिर सही हो जाएगा। तो प्रश्न में या तो चित्र में यहां पर थीटा लिखे, या प्रश्न में थोड़ा चेंज होना चाहिए कि निम्न चित्र में A का मान ज्ञात कीजिए। 18वें क्वेश्चन को समझ लेते हैं बहुत ही कायदे से। 18वां क्वेश्चन कहता है दिए गए चित्र में कोण BAT का मान होगा। देखिए एक चित्र दिया हुआ है, इस कोण का मान इसने दे दिया है 50 अंश, इसका 50 अंश मान दे दिया है। अब इसके बाद आपसे कह रहा है कोण BAT का मान, इसका मान पूछ रहा है BAT का मान। A ऑप्शन है आपका 40 अंश, B विकल्प है आपका 30 अंश, C विकल्प है 50 अंश, D विकल्प है 60 अंश। चलिए पहले हम देखते हैं, कहता है दिए गए चित्र में BAT का मान ज्ञात करो। तो यहां पर O लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि AC इसका क्या है, इस वृत्त का व्यास है। AC अगर व्यास है तो परिधि में इधर कहीं पर विकोण बनाए चाहे इधर कहीं पर विकोण बनाए, उसे कहते हैं अर्धवृत्त पर बना कोण। और अर्धवृत्त पर बना कोण कैसा होता है, समकोण। तो ये तो हो गया कितने का। अब हम आ जाए त्रिभुज ABC में,
त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये 90 का, ये 50 का, दोनों को जोड़े कितने का हो गया? 140। तो इतना कोण कितने का आ जाएगा? 40 का आ गया। अब हम जानते हैं कि OA क्या है बेटा? OA है त्रिज्या और AT क्या है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण 90 अंश का होता है। तो ये पूरा कोण 90 का होगा। पहले पूरा लिख के बहुत कायदे से हल कर लेंगे कि ये हल कर लेंगे हम कि त्रिभुज हम ABC में आएंगे। त्रिभुज ABC में आएंगे तो उसके पहले हमें देखेंगे कि AC इसका क्या है? व्यास, क्योंकि ये केंद्र है। तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो लिखेंगे कोण ABC बराबर 90 अंश, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। इसके बाद त्रिभुज ABC लेंगे। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश दिखाएंगे। तो वहां से इसका मान 50 C का, B का 90 रख देंगे। 90 और 50 140 हुआ। तो वहां से त्रिभुज ABC के कोण A का मान 40 ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद आएंगे OAT में। OAT में तो त्रिभुज देखेंगे कि कोण OAT बराबर 90 अंश। OAT 90 अंश है तो OAT को दो भागों में तोड़ सकते हैं। OAB धन BAT बराबर 90। तो OAB का मान रख देंगे 40। तो 40 धन कोण BAT बराबर 90। तो कोण BAT बराबर 90 माइनस 40 तो कितने का आ जाएगा? 50 का आ जाएगा। C विकल्प सही होगा इसका। पूरा ऐसे हल करेंगे। अगर बहुविकल्पी प्रश्न होता तो जैसे बताया ऐसे लिख के हल करेंगे। अब आते हैं हम 19वें क्वेश्चन में। 19वां क्वेश्चन है कि त्रिज्या स्मॉल r के एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। A विकल्प है पाई r स्क्वायर बटे 2। अगर बहुविकल्पी प्रश्न होता तो वर्ग मात्रक लिखना जरूरी था, लेकिन बहुविकल्पी प्रश्न उसने नहीं लिखा वर्ग मात्रक, तो कोई बात नहीं। पाई r स्क्वायर बटे 4। C विकल्प है पाई r बटे 2 और D विकल्प है आपका पाई r बटे 4। कह रहा है एक त्रिज्या स्मॉल r के वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। इसके चतुर्थांश का मतलब इसके चौथे अंश यानी चौथियाई भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसमें 4 से भाग दे देंगे तो क्या होगा? पाई r स्क्वायर बटे 4 होगा। अगर बहुविकल्पी प्रश्न होता तो इसका उत्तर लिखते हम पाई r स्क्वायर बटे 4 वर्ग मात्रक। पाई r स्क्वायर बटे 4 वर्ग मात्रक। 20वां प्रश्न है घन का विकर्ण होगा। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण पूछा है कि होता है, घन का विकर्ण होता है A ऑप्शन A√2, B ऑप्शन A²√2, C ऑप्शन A√3 और D विकल्प जो है A²√2। तो ये तो सीधा सीधा सूत्र है। घन का विकर्ण क्या होता है? A√3। क्या होता है? A√3। इस तरीके से आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न हो गए। अब इसके आगे के सवाल जो है वो आपको अगली क्लास में बताए जाएंगे। क्योंकि पेपर 2 खंडों में बटा हुआ था, खंड आ और खंड बा। तो खंड आ के सभी प्रश्न हल हो गए हैं। अगली क्लास से आपको खंड बा के सभी प्रश्न हल कराए जाएंगे आगे के।